नमस्कार। सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो कौन सी है आज की अहम खबर, डालेंगे एक नजर। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, जहां उन्होंने पाकिस्तान जैसी गलती कर दी है। इसके बाद भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम पर अब बायोपिक बनने जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो शेयर बाजार की, जहां शेयर बाजार में शानदार तेजी दिखाई दी। इसके बाद छिंदवाड़ा में यात्री बस खाई में गिरी है, 2 लोगों की मौत हो गई है, इस पर भी बात करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे एमपी के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो ये कुछ खास अहम खबर है। और अब बढ़ेंगे हमारी पहली खबर की ओर। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की सामूहिक हत्याओं के सबूत के रूप में गलत तरीके से एक रॉयटर्स वीडियो का स्क्रीनशॉट दिखाया, जो वास्तव में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में लिया गया था। ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ व्हाइट हाउस की एक बैठक में एक लेख की प्रिंट कॉपी दिखाई, जिसमें कांगो के गोमा शहर में मानवीय कार्यकर्ताओं की ओर से शवों को उठाए जाने की तस्वीर थी। यह तस्वीर रॉयटर्स के उस वीडियो से ली गई थी जो रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों के साथ हुए हमले के बाद की थी। यह तस्वीर अमेरिकी थिंकर नामक एक रूढ़िवादी ऑनलाइन पत्रिका के ब्लॉग पोस्ट में थी, जिसमें दक्षिण अफ्रीका और कांगो में संघर्ष और नस्ली तनाव की बात थी। पोस्ट में तस्वीर का कोई कैप्शन नहीं था, लेकिन इसे यूट्यूब पर कांगो में संबंधित एक वीडियो न्यूज़ रिपोर्ट से लिया गया स्क्रीन ग्रैब बताया गया, जिसमें न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को क्रेडिट दिया गया था। व्हाइट हाउस ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। अमेरिकी थिंकर की प्रबंध संपादक और पोस्ट की लेखिका एंड्रिया विडबर्ग ने कहा है कि ट्रंप ने तस्वीर को गलत पहचाना। हालांकि उन्होंने कहा कि पोस्ट में रामाफोसा की नस्लवादी मार्क्सवादी सरकार और गोरे दक्षिण अफ्रीकियों पर बढ़ते दबाव की बात की गई थी। यह तस्वीर रॉयटर्स के वीडियो पत्रकार जफर अल कंटाटी की ओर से गोमा में M23 हमले के बाद सामूहिक दफन के दृश्य से ली गई थी। कंटाटी ने कहा है कि उस दिन पत्रकारों के लिए वहां पहुंचना बहुत मुश्किल था और उन्हें M23 और ICRC के साथ समन्वय करना पड़ा। उन्होंने कहा कि ट्रंप की ओर से उनकी तस्वीर का इस्तेमाल देखकर उन्हें झटका लगा, जिसमें ट्रंप ने रामाफोसा को यह समझाने की कोशिश की कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की हत्या हो रही है, जिसके बाद इस पर खूब चर्चा भी हुई है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान जैसी गलती कर दी है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, एयरबेस को उड़ाए, उसके बाद पाकिस्तान लगातार ये कहता नजर आया कि उसने भारत पर हमला किया है, पाकिस्तान की जीत हुई है। कई बार फर्जी न्यूज़ आर्टिकल का हवाला भी उसने दिया और तमाम जो सबूत हैं उन्हें तो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। ठीक कुछ उसी तरह ही करते नजर आए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जब वो दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं रामाफोसा, उनसे मुलाकात करने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बैठे, तो एक नस्ल भेद के मुद्दे को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और सबूत पेश किया एक फोटो को, जो बाद में जो फोटो के जो ओरिजिनल जो मालिक हैं, जिनके तरफ से ये फोटो ली गई थी, उन्होंने इस पर स्पष्टीकरण दिया है और ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस संदर्भ में ये फोटो दिखाई है, उस तरह का कोई भी वाक्या या ये जो फोटो है, ये उस तरह से सामने नहीं आ सकती। फोटो कुछ और है और डोनाल्ड ट्रंप कहना कुछ और चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। कांस फिल्म फेस्टिवल से हर दिन कोई ना कोई दिलचस्प तस्वीर सामने आ रही है, जहां कोई स्टार रेड कारपेट पर अपने यूनिक लुक से लोगों को दीवाना बना रहा है, तो वहीं कई फिल्मों की स्पेशल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। वहीं इसी बीच आदिपुरुष और तानाजी जैसे सुपरहिट फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके डायरेक्टर ओम राउत ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाने वाले मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर बायोपिक बनाने की अनाउंसमेंट कर दी है। फिल्म में लीड रोल में साउथ के मशहूर एक्टर धनुष नजर आएंगे। कांस फिल्म फेस्टिवल में डायरेक्टर ने अपकमिंग बायोपिक का पोस्टर ट्वीट कर शेयर किया है।
रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन तक एक महान यात्रा शुरू होती है। भारत का मिसाइल मैन अब बड़े पर्दे पर आने वाला है। बड़ा सोचो, ऊंचा उड़ो। धनुष को 2 बार नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। धनुष ने भी इस फिल्म में कलाम साहब की रोल निभाने पर खुशी जाहिर की है। फिल्म का नाम कलाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया होगा। ओम राउत निर्देशित आदिपुरुष 700 करोड़ की लागत से बनाई गई थी, जो कि बॉलीवुड की महंगी फिल्मों में से एक है। जानकारी के अनुसार कलाम की फेमस किताब द विंग्स ऑफ फायर पर आधारित होगी, जिसमें डॉक्टर कलाम की बचपन से लेकर पूरी संघर्ष की कहानी दिखाई जाएगी। दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है कि डॉक्टर कलाम पर आने वाली इस बायोपिक का वो दीदार कब कर पाएंगे। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम पर अब बायोपिक बनने जा रही है। कांस फिल्म फेस्टिवल में इसको लेकर अब घोषणा कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं भारतीय शेयर बाजार की। भारतीय शेयर बाजार में कल गिरावट आई थी, लेकिन आज बाजार में शानदार तेजी देखी जा रही है। शानदार तेजी देखी गई है। सेंसेक्स करीब 911 अंक चढ़कर कारोबार करता नजर आया, तो वहीं निफ्टी में 290 अंकों की उछाल दिखाई दी। बैंक निफ्टी भी 450 अंक से ज्यादा ऊपर कारोबार करता नजर आया। रिलायंस के शेयर करीब 1.37% चढ़े। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और एसबीआई जैसे बैंकिंग शेयरों में भी उछाल दिखी। बीएसई के टॉप 3 शेयरों में से 28 शेयर तगड़े उछाल पर थे। सबसे ज्यादा तेज आईटीसी कंपनी के शेयर में थी। यह करीब 3% चढ़कर कारोबार करता नजर आया। इसके अलावा जोमेटो, इन्फोसिस, पावर ग्रिड के शेयरों में भी उछाल दिखाई दिया, जबकि सनफार्मा के शेयरों में करीब 3% की गिरावट रही। वहीं टाटा मोटर्स मामूली गिरावट पर कारोबार करते नजर आए। अचानक क्यों आई शेयर बाजार में तेजी, अब ये जान लीजिए। गुरुवार को टैरिफ के डर और विदेशी निवेशकों की वजह से मार्केट में गिरावट आई। वहीं आज ग्लोबल संकेत अच्छे होने के कारण जबरदस्त खरीदी के कारण आज बुलिश दिखाई दिया। इसके अलावा आईटीसी जैसी कंपनियों के नतीजे में शानदार उछाल के कारण यह तेजी देखने को मिली। कल एफआईआई ने 5,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे, जबकि 3,000 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदी घरेलू निवेशकों यानी कि डीआईआई ने की थी। अमेरिका में बाजार पर दबाव है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स बिल को पारित करने के बाद यूएस में संकट है और आने वाले संकट की भी संभावना जताई जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि इससे अमेरिका के ऊपर करीब 3.8 ट्रिलियन डॉलर तक कर्ज में इजाफा हो सकता है। साथ ही 8.30 लाख लोगों से ज़्यादा की नौकरी भी जा सकती है, यानी कि कर्जा भी बढ़ेगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। इस बिल के पास होने के बाद 30 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड ने 19 महीने के उच्चतम स्तर को छुआ है, जिसके बाद इसमें कमी आई। यूएस ऋण स्तरों पर बढ़ती चिंताओं और मूडीज द्वारा देश के क्रेडिट आउटलुक को हाल ही में डाउनग्रेड किए जाने के कारण वैश्विक बाजार दबाव में आ गया है। उच्च ट्रेजरी यील्ड विदेशी पूंजी को बॉन्ड की ओर आकर्षित करती है, जिससे भारत जैसे उभरते बाजारों में इक्विटी से निकासी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कोरोना रिटर्न की। कोविड-19 एक बार फिर देश में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। ऐसा दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं उन्हें देखते हुए यही लग रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 33 नए मामले सामने आए हैं। इस वक्त अब तक 145 पॉजिटिव केस बताए जा रहे हैं। हालांकि इनकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है कि सरकारें अभी से लोगों के लिए किसी प्रकार की पाबंदियां लागू करें, लेकिन कोविड केसों का अचानक बढ़ना लोगों के लिए चिंता का विषय जरूर है। भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट JN1 एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था और जनता के लिए चुनौती बनकर उभरा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के 19 मई 2025 तक के आंकड़ों में बताया था कि देश में 257 सक्रिय मामले हैं, जिनमें 164 नए मामले शामिल हैं। तब कहा गया कि केरल में 95, तमिलनाडु में 66 और महाराष्ट्र में 56 मामले सामने आए। बताया गया था कि केरल में एक की मौत भी हुई है। बताया जा रहा है कि कोविड-19 का नया वेरिएंट JN1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का ये वंशज है। यह वेरिएंट 30 से अधिक उत्परिवर्तनों के साथ तेजी से फैल रहा है। हालांकि इसके लक्षण हल्के हैं और अस्पताल में भर्ती की जरूरत भी नहीं है। सरकार की तरफ से लोगों को कोविड-19 को लेकर सतर्कता रहने की जो है सलाह लगातार दी जा रही है। कहा जा रहा है कि सर्दी, खांसी या बुखार जैसे लक्षणों पर तुरंत जांच
मास्क का उपयोग और भीड़भाड़ वाले स्थानों से परहेज जरूरी है। क्या जानलेवा है कोविड की नई वेव? अब जरा इसे समझ लीजिए। कोविड-19 का नया वेरिएंट JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का बढ़ना भारत में चिंता का विषय बना हुआ है। JN.1 के हाई इन्फेक्शन के कारण यह नया वायरस जानलेवा भी साबित हो चुका है। अब तक एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस वेरिएंट के लक्षण हल्के हैं और अस्पताल में भर्ती की जरूरत कम है। तो देखिए, कोरोना ने देश में और या यूं कहें कि दुनिया में एक बार फिर से दस्तक दी है। भारत में भी अब जो नए मामले हैं कोरोना केसेस के, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 11 राज्यों में ये कोरोना फैल चुका है। इस बार जो कोरोना है नए वेरिएंट के साथ रूप बदल कर आया है। कुल 145 पॉजिटिव मरीज हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 33 नए मामले सामने आए हैं। एक बार फिर से ये माना जा सकता है कि कोरोना अपने पैर पसारने लगा है। अभी 11 राज्य हैं, लेकिन आने वाले समय में राज्यों की संख्या बढ़ेगी, मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं सरकार जो है इस पर नज़र बनाए हुए है। स्वास्थ्य अमला सतर्क है और लोगों को सलाह दी जा रही है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। कोरोना से संबंधित तमाम जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका ध्यान फिलहाल रखा जाए, लेकिन जो नया वेरिएंट है ये माना जा रहा है कि ये उतना प्रभावशाली नहीं होगा। पॉपुलर शो बिग बॉस की एक्टर सलमान खान के पॉपुलर शो बिग बॉस 19 को लेकर लंबे समय से सस्पेंस बना हुआ था। कहा जा रहा था कि कलर्स टीवी और प्रोडक्शन हाउस बॉनी जॉय एशिया के बीच अनबन के चलते इस बार शो कैंसिल हो सकता है, लेकिन अब फैंस के लिए राहत की खबर है। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक बिग बॉस का 19वां सीजन अब कंफर्म हो गया है। इसे एंडेमोल शाइन इंडिया प्रोड्यूस करेगा। सबसे खास बात यह है कि इस बार भी सलमान खान ही होस्ट करेंगे। बताया जा रहा है कि सलमान जून के आखिरी हफ्ते में शो के पहले प्रोमो की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। शो जुलाई में ऑन एयर हो सकता है। हालांकि अभी तक शो के मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई। गौरतलब है कि इससे पहले ऐसी खबरें आई थी कि शो के बड़े स्पॉन्सर्स के पीछे हटने की वजह से इसका बजट मुश्किल में आ गया है। इसी वजह से शो को रोकने की बात हो रही थी। इसके अलावा खबरें ये भी थी कि शो को सोनी टीवी पर शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस और कलर्स टीवी के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस चल रहे हैं। सलमान खान साल 2010 से बिग बॉस के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने सीजन 4 से शो को होस्ट करना शुरू किया था। तब से वे बिग बॉस का चेहरा बन गए हैं। इससे पहले शो को कई अलग अलग सेलिब्रिटी होस्ट कर चुके हैं। पहले सीजन को अरशद वारसी ने होस्ट किया था और दूसरे की होस्ट शिल्पा शेट्टी थी। वहीं अमिताभ बच्चन ने बिग बॉस के तीसरे सीजन को होस्ट किया। बता दें कि बिग बॉस 19 शूटिंग शुरू होने से पहले ही सलमान खान की सुरक्षा को लेकर चिंता फिर से गहरा गई है। हाल ही में गैलेक्सी अपार्टमेंट में 2 अलग अलग घुसपैठ की घटनाएं भी सामने आई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आथिया शेट्टी यानी कि सुनील शेट्टी की बेटी अब फिल्मों में नहीं दिखेंगी। एक्ट्रेस ने बॉलीवुड से किनारा कर लिया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में पिता सुनील शेट्टी ने इसका खुलासा किया कि उनकी बेटी ने एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कहने का फैसला किया। सुनील ने बताया कि आथिया ने स्वीकार किया है कि उन्हें फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है और उन्होंने फिल्मों से दूर जाने का फैसला कर लिया। सुनील कहते हैं कि उसने एक दिन मुझसे कहा, बाबा मैं फिल्में नहीं करना चाहती, और वह बस चली गई। मैं उसे इस बात के लिए सलाम करता हूं कि उसने कहा उसे फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिल्म मोतीचूर के बाद उसके सामने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट आए, लेकिन वो नहीं करना चाहती थी। सुनील ने बेटी की सराहना करते हुए कहा कि इस वक्त वह अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यानी मदरहुड पर फोकस करना चाहती है। आज उसे अपने लाइफ का सबसे अच्छा रोल मिला। वह सबसे अच्छी फिल्म में काम कर रही है और यही जीवन है। वो एक माँ की भूमिका में है और वह इसे बहुत पसंद भी कर रही है। तो देखिए, आथिया ने साल 2015 में निखिल आडवाणी की रोमांटिक एक्शन फिल्म
हीरो से अपने करियर की शुरुआत की, जिसे सलमान खान ने प्रोड्यूस किया। इसके 2 साल बाद वो अनीस बम्जी की रोमांटिक कॉमेडी मुबारका में दिखी, जिसमें अनिल कपूर, अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज भी थी। उन्हें आखिरी बार 2019 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फिल्म मोतीचूर चकनाचूर में देखा गया था। उसके बाद से ही आतिया अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चाओं में रहती हैं। एक्ट्रेस ने 2023 में क्रिकेटर केएल राहुल से शादी की। इसी साल 24 मार्च को इस जोड़े ने अपनी बेटी इवारा का स्वागत भी किया है और अब उन्होंने फिल्मों से अलविदा कह दिया। तो देखिए, एक्टर आथिया शेट्टी ने बॉलीवुड से किनारा कर लिया है, या यूँ कहें कि उन्होंने अब बॉलीवुड को अलविदा कह दिया है। हाल ही में सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में अपनी बेटी की भावनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी जो बेटी है, उन्होंने कहा कि अब वो फिल्में नहीं करना चाहती, फिल्मों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। और देखिए, छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बारातियों से भरी बस खाई में गिरी और इस बड़े हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 29 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का सिविल अस्पताल में इलाज जारी है। हर्रई थाना क्षेत्र के बसुरिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन इस पूरे हादसे के बाद सतर्क हुआ, एक्शन में आया और सभी को तुरंत ही बचाने की कोशिश की गई, राहत और बचाव कार्य किए गए। तेज रफ्तार की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। छिंदवाड़ा से तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो बस है नीचे खाई में उल्टी पड़ी हुई नजर आ रही है। बारातियों से भरी ये बस बताई जा रही है, जिसमें बहुत सारे यात्री, बहुत सारे जो बाराती थे वो सवार थे। 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है इस हादसे में, जबकि 29 लोग घायल हुए हैं। आनन फानन में राहत बचाव कार्य किया गया। जो ग्रामीण हैं, जो स्थानीय हैं, जो यात्री थे वो मौके पर पहुंचे, लोगों को बाहर निकाला, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बावजूद इसके 2 बारातियों की मौत हो गई है। हर्रई थाना क्षेत्र के बसुरिया गांव का ये मामला है। आगे बढ़ेंगे। बीजापुर सुकमा नक्सल मुठभेड़ में शहीद सीआरपीएफ के जवान मेहुल भाई नंदलाल सोलंकी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री गृहमंत्री विजय शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें, सुकमा और बीजापुर में बीते दिनों हुई नक्सल मुठभेड़ में सीआरपीएफ के जवान मेहुल भाई नंदलाल सोलंकी शहीद हो गए थे। उनका पार्थिव देह माना स्थित 4वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर में लाया गया। गमगीन माहौल में मुख्यमंत्री साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जवानों ने उन्हें अंतिम सलामी दी। श्रद्धांजलि के बाद मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। मुख्यमंत्री साय ने शहीद जवान को नमन करते हुए कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। छत्तीसगढ़ जल्द ही नक्सलवाद से मुक्त होगा। कल 22 मई को बीजापुर के उसूर क्षेत्र में गुजरात के रहने वाले श्री मेहुल भाई नंदलाल सोलंकी माओवादियों के साथ मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने अपना अदम्य साहस का परिचय दिया। हम उनके शहादत को नमन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। सोलंकी मेहुल भाई नंदलाल जी का शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपना बलिदानी दी है। जरूर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित होकर रहेगी। आज हम लोगों ने यहाँ पर आकर हमारे गृह मंत्री, विधायकगण और सभी उनको श्रद्धांजलि दिए हैं, कंधा भी दिए हैं। पूरा देश को मालूम है कि 1.5 साल से हमारे जवान नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और सब में सफलता मिल रही है।
अभूतपूर्व सफलता मिल रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक समूल रूप से इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, अवश्य उनका संकल्प पूरा होगा। आगे बढ़ेंगे। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के गोटेर में डीआरजी के जवानों ने नक्सलवाद के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई लड़ 12 करोड़ के 27 इनामी नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की, जिसमें नक्सलियों का पुलिस ब्यूरो महासचिव बसवा राजू भी शामिल है। ऐतिहासिक सफलता हासिल करने वाले जवान देर रात जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां जिलेवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और जवानों की आरती उतारी। साथ ही रंग गुलाल लगाकर पुष्पहार पहनाकर उनका सम्मान किया, मानो जैसे विगत रात दिवाली का त्योहार हो। वहीं जवानों ने भी जिलेवासियों के साथ ऐतिहासिक सफलता का जश्न नाच गाकर मनाया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि अब कुछ और दिन नक्सलवाद के बचे हैं, जिसका हमारे वीर जवान जल्द ही सफाया करेंगे। साथ ही इस ऐतिहासिक सफलता में अपनी शहादत देने वाले दोनों जवानों को भी लोगों ने नमन किया। देखिए तस्वीर किस तरह से जो लोग हैं और जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो एक बड़ी सफलता के बाद जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा जो जवान शहीद हुए हैं उन्हें भी नम आंखों से याद किया गया। लेकिन ये वो तस्वीरें जो कहीं ना कहीं दिल को खुशी पहुंचाती हैं कि अब नक्सलवाद अपने अंत की ओर है और जिसकी वजह से लोग जो है जमकर नाच रहे हैं, खुश हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं, रंग चारों तरफ बिखेरे जा रहे हैं। लोगों की जो परेशानियां थी नक्सलवाद को लेकर वो अब धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने अंत की ओर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मौसम की जानकारी आपको दे देते हैं। मध्य प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी है। गुरुवार रात को भोपाल समेत कई जिलों में अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। राजधानी भोपाल में भी तेज आंधी चलने लगी। इसके बाद पानी गिरा। इस दौरान शहर के कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। कई जगहों पर पेड़ भी गिरे। इंदौर में भी गुरुवार रात को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कई जगह कई पेड़ उखड़ गए। रतनपुर में कच्चे मकानों की छतें भी उड़ गई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भोपाल, इंदौर समेत 40 से ज़्यादा जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। इनमें 16 जिले ऐसे हैं जहां आंधी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक भी रही। 8 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया। 26 जिलों में बारिश। राजगढ़ के ब्यावरा में 2 इंच पानी गिरा। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कुल 26 जिलों में बारिश और आंधी का दौर जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार जिन जिलों में बारिश हुई उनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, धार, खरगोन, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ, इसके अलावा खंडवा, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र रहे हैं, शहर रहे हैं जहां पर बारिश हुई है। आपको बता दें सबसे ज़्यादा बारिश राजगढ़ के ब्यावरा में करीब 2 इंच दर्ज की गई है। और ये कुछ तस्वीरें हैं। मौसम जब एकाएक बदला नज़र आया, तेज़ हवाएं चली और बारिश भी हुई। गर्मी से लोगों को ज़रूर राहत मिली है, लेकिन तेज़ हवाओं ने और बदलते प्रकृति के वातावरण ने लोगों की परेशानियों को बढ़ाया, क्योंकि कई जगह पर बिजली का सामना लोगों को करना पड़ा और कई जगह पर पेड़ गिरे, यातायात भी प्रभावित हुआ। तो देखिए मध्य प्रदेश के मौसम का हाल कुछ ऐसा है कि बीते 2 से 3 दिनों में लगातार मौसम में नमी बनी हुई है। लगातार बारिश हो रही है। भोपाल, इंदौर के अलावा कई ऐसे बड़े शहर हैं, कई क्षेत्र हैं जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन आने वाली समस्याओं ने लोगों के लिए परेशानी का सबब बनाया। मौसम की बात करें तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापक्रम है वो अभी 34 और 35 डिग्री के आसपास बना और जो न्यूनतम तापक्रम है वो 26 डिग्री के ऊपर चल रहा है। और जो ह्यूमिडिटी है दोनों प्रकार की, अपर लेवल की और नीचे लेवल की, दोनों ह्यूमिडिटी में काफ़ी अंतर है। उसमें से हम देख रहे हैं कि काफ़ी उमस का सामना करना पड़ रहा है। और अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में अभी हमको कल जो अधिकतम तापक्रम है वो हो सकता 2 से 2.5 डिग्री और बढ़ावा देखने को मिल सकता है। यानी कह सकते हैं कि कल हमको कल और परसों में हो सकता है जो 35 और 36 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, ये 38 और 39 यानी कि 2 डिग्री बढ़ावा दिखाई देगा। और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी 26 से ऊपर दिखाई देगा। तो अभी हमको 2 दिन और
जो उमस है वो देखने को मिलेगी और जो हवाओं की दिशा है वो भी थोड़ी तेज देखने को मिलेगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।